तो वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस को डीपली सीखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फिर हम समझेंगे कि इन चार्ट्स में जो टेक्निकल चार्ट आप देख रहे हो इसमें करंट ट्रेंड और अपकमिंग ट्रेंड नाम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अलग अलग चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और ये कैसे बेनिफिशियल होते हैं आपको एक फ्यूचर दिशा देने के लिए जो भी मार्केट की रहेगी, और कैसे अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर्स को यूज करके आप अपने ट्रेड्स या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन को। तो टेक्निकल एनालिसिस एक मिश्रण है आर्ट और साइंस का। मतलब यह है कि एक कॉम्बिनेशन है ये आर्ट और साइंस का, और आप फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करके चलते हैं एक सर्टेन पॉइंट पे। तो मान लो ये आपको ये पॉइंट दिख रहा है जिसमें मेरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि ये पॉइंट है। यहां से अगर हमें बताना है कि फ्यूचर डायरेक्शन प्राइस मूवमेंट की क्या रहेगी, उसके लिए कुछ सर्टेन पैटर्न्स को स्टडी करना पड़ता है। काफी कुछ चीजें होती हैं जो इस वीडियो में हम थोड़ी बहुत डिटेल में समझेंगे। नाउ जो आप पास्ट के प्राइसेस देखते हैं उसके बेस पर आप फ्यूचर का प्राइस प्रिडिक्ट करने के लिए इस टेक्निकल एनालिसिस को लगाते हैं। नाउ दो टाइप की एनालिसिस होती है। तो अगर हम बात करें कौन कौन सी एनालिसिस होती है, तो पहली एनालिसिस होती है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरी एनालिसिस होती है टेक्निकल एनालिसिस। नाउ फंडामेंटल एनालिसिस होती है जैसे आपके पास कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे आप बैलेंस शीट को चेक करते हो, उसकी P&L स्टेटमेंट को देखते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हो और उससे कुछ इंसाइट्स निकालते हो कंपनी के बारे में। इससे आपको ये पता लगता है कि किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो क्यों है, मतलब वो प्राइस उसके लिए क्यों दिया गया है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी गई है। ये सब चीजें आपको फंडामेंटल एनालिसिस से पता लगती है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस से और भी कई चीजें पता लगती हैं, जैसे एक शेयर जब ओवर वैल्यूड हो जाता है और कब उसका अर्निंग्स की ग्रोथ में मतलब विजिबिलिटी कम हो जाना, या उसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देख पाते हो आप, CAGR रिटर्न्स देख पाते हो कि ओवरऑल एक लॉन्ग टाइम फ्रेम में एक स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस बताता है। दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें फंडामेंटल्स पे कोई खास जोर नहीं दिया जाता और आप सिर्फ प्राइस की मूवमेंट पे ध्यान देते हो, राइट, प्राइस मूवमेंट्स। तो फंडामेंटल हमारे पेट्रोल की तरह है जो कार को चलाता है, जबकि टेक्निकल एनालिसिस से आपको फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट के बारे में पता लगता है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस एक ट्रेंड के फॉर्म में मूव करता है, तो अगर मैं अपने चार्ट पे ही वापस आ जाऊं, ये आप देख पा रहे हो ये बर्जर पेंट का चार्ट है। थोड़ा सा इस पे जूम करता हूं तो इसमें आप देख पा रहे हो जैसे एक पर्टिकुलर ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है। अगर आप देखो इस पॉइंट पे जहां पे मेरा कर्सर है, यहां से लेके अगर ये ऊपर हम जाते रहे तो एक ट्रेंड है। ये ट्रेंड जैसे कोई एक ट्रेंड बन जाता है तो फ्यूचर प्राइस की जो डायरेक्शन है, मतलब जो आने वाले टाइम में जो भी प्राइस का डायरेक्शन होगा वो मोर लाइकली वही डायरेक्शन होगा जो आपने शुरू में देखना ऑब्जर्व करा था, राइट। तो क्योंकि देखो यहां से इस पॉइंट से हम आगे गए तो एक ट्रेंड बन गया और उसके आगे भी आपको यही ट्रेंड दिखा, तो ये ट्रेंड यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया। ना दूसरी चीज इसमें समझने वाली है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, यानी इतिहास अपने आप को दोहराता है। मतलब ये लाइन टेक्निकल एनालिसिस या स्टॉक मार्केट में कैसे वैलिड है ये समझते हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी आप चार्ट पैटर्न्स जो भी देखते हो जो आपको पास्ट में मिले, मतलब पास्ट में मान लो एक ट्रेंड प्रिवेल कर रहा था तो वही ट्रेंड आपको रिपीट होते हुए आगे भी दिखेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग चार्ट्स के बारे में। तो इसी बर्जर पेंट्स के चार्ट के ऊपर ही मैं आपको और चार्ट्स दिखाऊंगा। तो यहाँ पे चार्ट्स पे क्लिक करके अब हम देख लेते हैं लाइन चार्ट्स को। तो इसी सिक्योरिटी का लाइन चार्ट अब आप देख पा रहे हैं। तो चार्ट्स एक टूल की तरह है जो टेक्निकल एनालिसिस में आप यूज करते हो और ये आपको प्राइस की एक हिस्ट्री बताता है स्टॉक की। अगर आप इसमें देखो तो जो हमारा एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इस केस में वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को सेट कर रखा है। अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे ले जाऊं, तो अगर इसको मैं मंथली चार्ट पे ले जाऊं तो आपको ये लाइन चार्ट दिख रहा है, और इस लाइन चार्ट में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि यहाँ पे है महीने, क्योंकि हमने अब मंथली चार्ट पे स्विच कर लिया है। और यही हम अगर वाई एक्सिस को देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है इस सिक्योरिटी का प्राइस। तो एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आप देखोगे, तो अगर हम किसी पॉइंट पे हम देखें तो इसका एक प्राइस आपको एक सर्टेन टाइम पे मिल जाएगा। तो जैसे अगर हम ये वाला मंथ देखें जो कि है 18 दिसंबर के आसपास का 2014,
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका प्राइस अराउंड 159 था। यही हम आगे बढ़ते जाएं तो आपको प्राइस दिख रहा होगा वर्टिकली ऊपर मूव कर रहा है, जो ब्लैक लेबल के फॉर्म में दिख रहा होगा आपको राइट में। इस पॉइंट पे देखोगे तो 230 ऐसे ऐसे राइज करता हुआ ये ऊपर जाता गया, राइट। तो ये था लाइन चार्ट। अब हम मूव करते हैं एक अलग टाइप के चार्ट पे जिसको हम OHLC चार्ट भी कहते हैं। तो जैसे आप ये बार देख पा रहे हो, तो OHLC चार्ट में एक वर्टिकल लाइन होती है। इसमें होता क्या है कि दो शॉर्ट या दो छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइनें आपको दिख जाएंगी, एक लेफ्ट की ओर जा रही है और एक राइट की ओर जा रही है। इसी वर्टिकल लाइन से तो जो हमारी छोटी लाइन है जो लेफ्ट की ओर जा रही है वो ओपनिंग प्राइस बताता है उस पर्टिकुलर पीरियड का, जो इस केस में मंथ है। तो उस मंथ में जो ओपनिंग प्राइस था वो ये छोटी लाइन जो आप देख पा रहे हो जो लेफ्ट की ओर जा रही है वो रिप्रेजेंट करती है। मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, इस वाले को देखो। इसमें जो लाइन लेफ्ट की ओर जा रही है ये ओपनिंग प्राइस बता रहा है उस मंथ का, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन राइट की ओर जा रही है वो क्लोजिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी पीरियड के हाई की बात करें तो इस सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है, जो कि इस केस में 541 का है, इस वाले पे जिस पे मेरा ये कर्सर है, और अगर हम इसका लो पॉइंट देखें तो इसका लो पॉइंट आप देख पा रहे हो 442 का है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक प्राइस का बार भी कहते हैं। मैं एक बार इसको फिर से बता देता हूं आपको। तो जैसे हमने एक लाइन बनाई, इस तरफ लेफ्ट की ओर एक छोटी लाइन जाएगी और राइट की ओर एक छोटी लाइन जाएगी, तो ये आपका ओपनिंग प्राइस है जिसे O कह सकते हैं हम। उसी पीरियड का जो लो प्राइस होगा, जो सबसे लो प्राइस उस पीरियड के दौरान में रहा वो L होगा, यानी लो प्राइस। जो सबसे ज्यादा प्राइस रहा वो H है, और जो क्लोजिंग प्राइस था उस पीरियड का उसे हम कहेंगे C। तो ये होता है OHLC चार्ट। अब इसी में अगर कोई दिन नेगेटिव रहा यानी बेरिश रहा, मतलब उस पीरियड में ओपनिंग प्राइस तो ज्यादा था लेकिन क्लोजिंग प्राइस कम निकला, तो उस केस में क्या होगा। तो जैसे मान लो ये एक मंथली बार ही है, तो लो और हाई हमने बना दिया। अब ओपन हुआ एक हाई प्राइस पे, राइट। उसी पीरियड में एक लो प्राइस भी अटेन हुआ था और एक हाई भी अटेन हुआ था, वो हमने बना दिया, वो वही पोजीशन रहेगी उनकी। और मान लो कि क्लोज ये एक सर्टेन लो प्राइस पे हुआ तो वो यहां पर आ जाएगा। तो मान लो 200 के प्राइस पर शेयर ओपन हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसने एक लो टच करा 120 का, उसी पीरियड में एक हाई भी देखने को मिला था 275 का फॉर एग्जाम्पल, और उसी पीरियड के एंड होने पर हमें क्लोजिंग प्राइस मिला जो कि था 135 का। तो ये एक बेरिश पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है जिसको हम रेड से इंडिकेट कर सकते हैं। और ये वाली जो बार है जिसमें ओपनिंग प्राइस लोअर है क्लोजिंग प्राइस से, जिसको हम ग्रीन से इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। और ये रिप्रेजेंटेशन आपको कैंडल स्टिक में भी दिखेगी, पर उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो हम देख लेंगे। अब आ जाते हैं सबसे मेन चार्ट के ऊपर जो कि है कैंडल स्टिक चार्ट। तो इसमें अगर आप एक कैंडल को देखो तो एक हम देखेंगे बुलिश कैंडल और एक देखेंगे हम बेरिश कैंडल। तो अगर आप ये ग्रीन कैंडल देखो, ये एक बुलिश कैंडल है, राइट, उसी पीरियड के लिए सिर्फ, जो कि यहाँ पे मंथ रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे आप ये मंथ देख पा रहे हो, ये है सितंबर का मंथ, ये वाला मंथ देखोगे तो अक्टूबर का मंथ है, ये वाला फिर नवंबर का 2019, ऐसे कर करके ये एक एक मंथ को एक एक कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ इस रिप्रेजेंटेशन को हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बुलिश कैंडल के बारे में बताऊंगा, तो इसको थोड़ा सा ग्रीन कलर दे रहा हूं मैं। और अब एक हम रेड कैंडल की भी बात करते हैं, वो हमारी बेरिश कैंडल होगी। नाउ ये कलर तो पूरी तरीके से फिल नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए ये काफी है, राइट। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसमें भी अगर हम देखें तो लो प्राइस, इसी पॉइंट को हम कहेंगे ये लो प्राइस है, ये वाला पॉइंट जो सबसे लो प्राइस था एक पर्टिकुलर पीरियड का, इस प्राइस को हम कहेंगे ओपनिंग प्राइस। इस प्राइस पे वो सिक्योरिटी ओपन हुई थी उस पर्टिकुलर पीरियड पे, उस पर्टिकुलर पीरियड में। यही फिर अगर हम बात करें क्लोज की, तो क्लोज होगा ये वाला, इस प्राइस पे क्लोज हुआ, ये क्लोजिंग प्राइस था उस पीरियड का। और जो हाई हुआ वो हुआ ये वाला पॉइंट, मतलब सबसे हाई प्राइस उस पीरियड के दौरान कौन सा था, राइट। तो इसको समझने के लिए एक चार्ट मैं बना के दिखाता हूं आपको ना। मान लीजिए स्टॉक का ट्रेंड कुछ ऐसा था एक पर्टिकुलर मंथ में, तो ओपन हुआ वो मान लो 200 पे। अब इस केस में लो भी 200 ही है, राइट। और अगर हम हाई की बात करें तो हाई मान लो ये पॉइंट हुआ 300,
और क्लोज हुआ इस पॉइंट पे जो कि है 275। नाउ इस सिचुएशन के लिए हम कैसे बनाएंगे कैंडल को? नाउ इसमें भी एक बुलिश कैंडल ही बनेगी, तो बना के देखते हैं। नाउ इस सिचुएशन के लिए हमें अपनी कैंडल को बनाना है, तो मैं लूंगा ओपनिंग प्राइस जो कि है 200 का, राइट। अब इस केस में लो भी वही है, तो इसमें जो नीचे वाली ये लाइन आपको दिख रही है ये नहीं बनेगी, राइट। तो ये सीधा ऐसे ही एक बेस बन जाएगा और एक ये रियल बॉडी बनके तैयार हो जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें क्लोज हुआ 275 पे और हाई गया 300 पे, तो हाई जाएगा तो एक पतली सी वर्टिकल लाइन आप बनाओगे और वो ऊपर जाएगी, ये पॉइंट होगा 300 का और क्लोजिंग हुई 275 पे, और इस कैंडल का कलर भी ग्रीन होगा, राइट। अब ऐसे एक दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं और वो होगा एक डाउन ट्रेंड के लिए। तो अगर हम इस ट्रेंड को समझें, मान लीजिए ओपन हुआ 350 पे, यहां से एक सर्टेन हाई भी बनाया 425 का, फिर ये गिरते गिरते 200 पे गया और फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया और 225 पे क्लोजिंग दे दी। तो इसके लिए कैंडल कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो ओपनिंग प्राइस है 350 का, राइट, और क्लोजिंग है 225 की, तो इसमें एक रेड कैंडल बन के आएगा। और यहां पे डिफरेंस ये है कि ओपनिंग हाई पे हुई है, तो ये वाला पॉइंट ओ होता है, ये क्लोजिंग है, रेड कैंडल है, लो और हाई वही के वही रहेंगे। तो ओपनिंग प्राइस है हमारा 350 का, जो कि यहां पर लिखेंगे, और क्लोजिंग है 225 की। इसी पीरियड के दौरान में हमें हाई देखा था और वो था 425 का, और जो लो है वो है 200 का। और इस कैंडल का कलर होगा रेड। तो अब हमें कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आ गया है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को मैप कर सकते हैं अपने इस चार्ट में भी। तो मान लो ये वाली कैंडल है जिस पे मेरा अभी कर्सर है, इस कैंडल के एक लो पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये ऊपर भी नजर आ रहा है, यहां पर लिखे हुए हैं अगर आप देखो O, H, L और C। तो अगर हम इस कैंडल पे अपना कर्सर रखें तो इसका O देख पा रहे हो, ओपनिंग प्राइस 369 का, यहाँ पे ये ओपन हुआ, फिर ये क्लोज 499 पे हुआ। इसका लो उसी पीरियड के दौरान यानी उस मंथ के दौरान था 362.3 का और हाई था 506 का। तो ये ग्रीन कैंडल है, राइट। इसकी अगली कैंडल एक रेड कैंडल है जिसमें ओपनिंग प्राइस आप देख पा रहे हो 503 का, जो इधर है। क्लोजिंग इसकी 481 की है, मतलब क्लोजिंग नीचे की ओर आएगी, और इसका लो देखोगे तो 475 का और हाई देखोगे तो 533.75 का। तो अब हमें कैंडल स्टिक चार्ट भी समझ आ गए हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप इस कैंडल को देखो, इस कैंडल को अगर आप देखोगे, इस कैंडल की जो ये बेस बन रहा है, ये जो थिक पार्ट है, इसे हम रियल बॉडी कहते हैं, और ये जो नीचे की आप दो लाइनें देख रहे हो इसे हम विक्स कहते हैं, या शैडो, विक कह लो या फिर शैडो। तो ये शैडो बताती हैं हाई और लो प्राइस उस पर्टिकुलर पीरियड का, राइट। अब लास्टली हम इस कैंडल को समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये ऐसी कैंडल है, इसमें ओपन भी यहीं पे आया और क्लोज भी इधर ही आया, लो इसका यहाँ पे है और हाई। तो ये सिचुएशन क्या होगी? तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है कि जैसे मान लो 200 पे शेयर का प्राइस ओपन हुआ उस पीरियड के लिए, इसने एक हाई बनाया 300 का, इसने एक लो भी बनाया फॉर एग्जांपल 175 का, लेकिन क्लोजिंग फिर भी आके 200 पर ही दी। तो ये इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप किसी भी कैंडल को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप इसी डायग्राम को देखो, जो यहाँ पे एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है हमारी बेरिश कैंडल। यहाँ पे लो प्राइस ये है, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ और इसका हाई प्राइस ये था। और फिर अगर हम एक बुलिश कैंडल की बात करें तो लो प्राइस ये था, ओपन यहाँ पर हुआ था और जो उसी पीरियड का क्लोजिंग प्राइस था वो ऊपर आएगा क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है, और हाई प्राइस ये पॉइंट ही रहेगा। नाउ अब बात करते हैं ट्रेंड की। तो ट्रेंड एक ओवरऑल डायरेक्शन बताता है आपको मार्केट का, किसी भी एसेट के प्राइस का, राइट। तो या तो ये मार्केट के डायरेक्शन को बताएगा या फिर एक एसेट के डायरेक्शन या एसेट के प्राइस मूवमेंट की डायरेक्शन को भी ये बताता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को ढूंढने के लिए आपको ट्रेंड लाइन बनानी पड़ती है और वो हम देखेंगे कैसे बनाते हैं, या फिर आप प्राइस एक्शन से भी ट्रेंड को बता सकते हैं। तो अगर प्राइस जो है
वो स्विंग हाइस के तौर पे हाई स्विंग हाइस बना रहा है या फिर हाई स्विंग लोस बना रहा है एक अप ट्रेंड के लिए, तो वो ऊपर जा रहा है। और अगर लोअर स्विंग लोस बना रहा है या फिर लोअर स्विंग हाइस बना रहा है तो वो नीचे की ओर जा रहा है। तो जैसे हम इसे समझें, तो जैसे आप ये पॉइंट देख पा रहे हो, इस पॉइंट पे अगर आप देखो इसे आप एक पीक कह सकते हो, और अगर हम इसे देखें तो इसे हम एक ट्रफ कह सकते हैं। जैसे इस पॉइंट को ले लो, अब ये ट्रेंड ओवरऑल एक अप ट्रेंड है, राइट। ये एक पीक पॉइंट आया, इस सिर्फ चंद कैंडल्स को देखो, इन्हीं कैंडल्स को, तो ये एक बॉटम है और ये एक पीक पॉइंट है। नाउ अगर डिमांड एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी की सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड से ज्यादा तो स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर जाता है, राइट। अगर इस केस में समझे तो स्टॉक की डिमांड थोड़ी ज्यादा रही होगी और सप्लाई कम था, उस वजह से प्राइसेस मूव करते करते ऊपर की ओर चले गए, राइट। तो हर हाई को आप एक टॉप कह सकते हो उसी स्विंग का, और हर लो को आप कहोगे उसी स्विंग का एक बॉटम या फिर ट्रफ। नाउ इसमें अगर हम ट्रेंड की अगर हम बात करें तो अप ट्रेंड क्या होगा, मैं अप ट्रेंड को भी डिपिक्ट करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए एक ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाता हूं। तो मान लो इस पॉइंट से हमने बनाई और कुछ ऐसे बना दी, तो आप देख रहे हो यहां से सिक्योरिटी का प्राइस ऊपर जाए जा रहा है, इस लाइन पर आके ये थोड़ी देर ठहरता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ठहरता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है और फिर ठहरता है, और उसके बाद तो फिर ये भाग ही जाता है, राइट। तो ये एक अप ट्रेंड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हायर बॉटम्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो हायर बॉटम से भी आप एक अप ट्रेंड को पहचान सकते हो। तो जैसे मैं इधर बनाऊं, ये एक बॉटम है, फिर ये एक बॉटम है, फिर आप इसे एक बॉटम मान सकते हो, ये एक बॉटम है, फिर ये एक बॉटम है, ऐसे ही फिर ये एक बॉटम है, और फिर एक बॉटम ये भी मान सकते हैं, फिर एक बॉटम इसे मान सकते हैं, उसके बाद नीचे की ओर आ गए, राइट। तो यहां से जब हायर बॉटम्स आपको दिख रहे हैं इसका मतलब है हम अप ट्रेंड में हैं, राइट। तो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स अगर आपको दिखे तो इसका मतलब है कि आप एक अप ट्रेंड में हो और आपका चार्ट भाग रहा है। तो जो आप ये स्टेडी राइज देख रहे हो टॉप्स और बॉटम्स में, वो मार्केट का एक पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है, राइट। तो इसका मतलब यह है कि स्टॉक का चांस एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा, ना कि नीचे की ओर, राइट। इस वजह से क्या होता है कि प्राइस स्टॉक का ऊपर की ओर जाता है क्योंकि हमें हायर बॉटम्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको लोअर बॉटम्स बनते हुए दिखे, मान लो ये बॉटम है, फिर हम नीचे की ओर आए तो यहाँ पे एक बॉटम दिख गया, ठीक है, तो अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब हमें अगर ऊपर की ओर बॉटम दिखेगा तो ये फिर से अपना मेन ट्रेंड पकड़ लेगा, वरना ये नीचे की ओर जाएगा, और हो सकता है वो साइडवेज भी जाए। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं हम स्टॉक एक ट्रेंड को फॉलो करता हुआ उसके प्रीवियस 7 वीक्स के हम प्राइसेस मान लेते हैं 60, 52, 63, 55, 65, 57 और 69। तो इसमें अगर आप देखो पहले स्टॉक का प्राइस था 60 से गया 52, फिर ये ऊपर की ओर गया 63, फिर ये नीचे आया और 55 पे गया, यहां से फिर ये ऊपर चला गया और ये हो गया 65, फिर ये नीचे की ओर आया और फिर ये गया 57 पे, देन ये फिर भागा और गया 69 पे। अब इसमें आपको हायर बॉटम्स बनते हुए दिख रहे होंगे, ये एक बॉटम है, फिर ये एक बॉटम है, ये एक बॉटम है, इसका मतलब है कि स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में है। तो इसमें अगर आप देखोगे हमारे कुछ पीक पॉइंट्स हैं, इसमें हमें पीक पॉइंट दिख रहा है 63 का, ये प्रीवियस वाले पीक पॉइंट से ज्यादा है, फिर इससे अगले वाला इससे ज्यादा है, 65 63 से बड़ा, और 69 65 से बड़ा। तो ये एक क्लासिकल अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है। तो अब हमने अप ट्रेंड के ऊपर बात कर लिया, हमने डाउन ट्रेंड को भी समझा। डाउन ट्रेंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लो ये इधर आया और फिर ऐसे ऐसे ये नीचे जाने लग जाएगा, तो फिर यहाँ पे ये लोअर बॉटम्स बनाने शुरू कर देगा और लोअर टॉप्स भी आपको दिखने लग जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो हमारे पीक पॉइंट्स हैं वो भी लोअर हैं और हमारे बॉटम्स भी लोअर हैं। इससे पता लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक कन्विक्शन आ गया है कि ये स्टॉक अभी भी आगे गिरावट की ओर और बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे गिरते हुए स्टॉक को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए,
क्योंकि हमें नहीं पता ये स्टॉक कितना गिर सकता है और कितनी बड़ी गिरावट इसके अंदर आ सकती है। बट हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिडिक्ट करना है कि कब आपको एक स्टॉक को बाय करना है, राइट। टेक्निकली अगर ये गिरता जाता है तो हमें एक सर्टेन रिवर्सल को देखना होगा जिस पॉइंट से ये फिर ऊपर जाने लग जाए। अगर वो नहीं मिल रहा तो आपको एक गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं पकड़ना। अब हम एक साइडवेज ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। तो जैसे अगर आप ये देखो, सिर्फ इस पीरियड को अगर हम देखें, इस पीरियड में स्टॉक ना ऊपर की ओर जा रहा था और ना ही नीचे की ओर, ये इसी रेंज में ही ऑसिलेट करता रहा और फिर एक अच्छा ब्रेकआउट मिला तो ये फिर ये ऊपर चला गया। तो इसे आप एक साइडवेज ट्रेंड का एग्जांपल मान सकते हो। जैसे आप देख रहे हो इसमें प्राइसेस इसी रेंज के अंदर बाउंड है, तो इसे एक साइडवेज ट्रेंड हम कह सकते हैं। ऐसे ये भी एक आपको दिख रहा होगा, इसी रेंज में ये प्राइसेस जा रहे हैं, तो इसको भी एक साइडवेज ट्रेंड हम कहेंगे। तो साइडवेज ट्रेंड का मतलब है कि स्टॉक को एक डायरेक्शन में ही कंफ्यूजन है, ठीक है, ना तो वो अप ट्रेंड में ज्यादा भाग रहा है और ना ही डाउन ट्रेंड में। तो इसमें जो पीक पॉइंट्स हैं या जो बॉटम्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी फिक्स रहते हैं। तो अगर आप देखोगे थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया और ये बॉटम इसका फिक्स है। मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, ये देखो इसका बॉटम फिक्स है, तो वो सिग्निफिकेंट या कोई अच्छी खासी मूवमेंट हमें नहीं दिख रही। तो ये काफी वीक्स तक इन्हीं प्राइसेस पर ही टिका रहा। तो ये वीकली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में जो स्टेजेस आते हैं वो क्या क्या होते हैं, उन्हें समझ लेते हैं। तो मैं क्विकली इसे साफ करता हूं। तो स्टेजेस जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है एक स्टेज 1, दूसरा स्टेज ये राइज वाला दिख रहा होगा आपको, तीसरा स्टेज ये ठहराव वाला है जिसपे थोड़ा सा प्राइसेस इधर ही टिक जाते हैं, और चौथा स्टेज है ये गिरावट वाला। पहले स्टेज को हम कहेंगे कंसोलिडेशन, इधर भी ठहराव है, राइट, और इधर भी। तो स्टेज 1 और 3 की बात करें, 1 और 3 की बात करें तो ये है कंसोलिडेशन। और यही अगर हम 2 की बात करें तो ये एक अप ट्रेंड को दर्शाता है, और अगर स्टेज 4 की बात करें तो ये एक डाउन ट्रेंड को दर्शाता है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें कुछ समझ आएगा कि ये स्टेज 4 है, जब स्टॉक की प्राइस नीचे की ओर जा रहे थे, फिर यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन फेज मिला, इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। उसके बाद स्टॉक के प्राइसेस फिर ऊपर की ओर जाने लगे, जो कि हमारा स्टेज 2 है। ये भी एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज है, जो कि स्टेज 3 है। फिर एक डाउन ट्रेंड और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, और उसके बाद फिर से अप ट्रेंड की ओर हम चल दिए। फिर अगर एक एग्जांपल और देखें तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो ये हमारा स्टेज 1 है, जिसको हम कहेंगे कंसोलिडेशन। यहाँ से एक अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलता है, जिसको हम एक अप ट्रेंड कहेंगे। अब ये ऊपर जाता गया और फिर यहाँ पे हमें स्टेज 3 मिली, जो कि कंसोलिडेशन है। उस कंसोलिडेशन के बाद जब यहाँ से फिर बिकवाली आने लगी तो स्टॉक के प्राइसेस नीचे की ओर जाने लगे, और फिर ये आ जाता है स्टेज 4, जिसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोअर बॉटम्स बनते हुए हमें दिख रहे हैं, और इस अप ट्रेंड को अगर हम समझे तो इसमें हायर बॉटम्स बनता हुआ ये स्टॉक ऊपर की ओर भाग रहा है। तो अब सिंपली हम अब बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की, और जो भी हमारे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेडिंग करनी है, उस बेस पे आप अपने चार्ट को सेट करते हो। तो ट्रेडिंग के लिए हमें एक चार्ट सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें हम ट्रेडिंग करेंगे। तो मान लीजिए हम वीकली चार्ट पे हैं, तो हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। यही अगर मैं इसे 5 मिनट वाला चार्ट कर दूं, तो यही अगर हम इसे 5 मिनट वाला चार्ट कर दे तो हर एक कैंडल 5 मिनट के पीरियड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इसे 1 मिनट पे भी सेट कर सकते हो और मंथ पे भी सेट कर सकते हो। तो जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेस पे आप एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर सकते हो। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एक स्विंग ट्रेडर हो सकते हो, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी हो सकते हो। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप कुछ मिनट के लिए या कुछ घंटों के लिए ट्रेड करोगे, और उसी पर्टिकुलर दिन में ही आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे। यानी अगर आपने एक सिक्योरिटी सुबह ली तो आपको अपनी पोजीशन को उसी दिन ही क्लोज करना पड़ेगा। यही हम बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो हो सकता है आप कोई सिक्योरिटी ले तो आप उस सिक्योरिटी को कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए होल्ड करोगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप उस सिक्योरिटी को या उस ट्रेड को 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए रखोगे,
तो आपका व्यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होगा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के केस में भी तो काफी लोगों को ये डाउट होता है कि क्या टेक्निकल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जरूरी है। नाउ मेरे अकॉर्डिंग तो जरूरी है। इसका रीजन ये है कि आप टेक्निकल चार्ट से आप एग्जिट पॉइंट्स का पता लगा सकते हो, आपको सही लेवल्स का भी पता लगता है जिन लेवल्स पे आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। बेसिकली आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, उससे आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस ले सकते हो। नाउ अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो आपका चार्ट होना चाहिए 15 मिनट का। तो अगर आप यहां पे जाओगे, यहां पे आपको 15 मिनट का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इसे सेट कर सकते हो और आपको फिर पता करना है करंट ट्रेंड को 15 मिनट के चार्ट में। अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप डेली चार्ट यूज कर सकते हो और आपका ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के लिए रहेगा। यही अगर हम लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करें तो आपको चार्ट को वीकली चार्ट पे रखना चाहिए। तो अगर मैं इसे समअप करूं, इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट का चार्ट यूज करें, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आप डेली चार्ट यूज करें और एक लूप बैक पीरियड रखें 2 से 4 साल का, जिस पीरियड की आप एनालिसिस करें। मतलब इस पॉइंट से जो आज का दिन हुआ उससे 2 से 4 साल पहले तक का आप चार्ट या पैटर्न को एनालाइज करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको वीकली चार्ट पे ध्यान देना है। तो अब हमने बेसिकली मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब हम कवर करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को। नाउ इन टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये ट्रेडर्स के द्वारा ये टर्म्स यूज होती हैं और ये सर्टेन प्राइस लेवल्स को बताता है चार्ट के ऊपर। तो आपके सामने एक चार्ट है, ये किसी एक शेयर का चार्ट है और आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ लेवल्स आपको बनते हुए दिख रहे हैं। एक लेवल होता है रेजिस्टेंस और एक लेवल होता है सपोर्ट। नाउ इन लेवल्स को क्या कहते हैं, जैसे अगर आप इस लेवल को देखो, ये लेवल यहाँ पर एक सर्टेन रेजिस्टेंस फेस हो रही है, मतलब एक टाइप ऑफ बैरियर है। बैरियर मतलब कि यहाँ पर बड़ी समस्या हो रही है इन प्राइसेस को ऊपर जाने में, राइट। और यहाँ पे इनको ठहराव मिल रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये इसे तोड़ नहीं पा रहा इस लेवल को। तो इसमें इसको बड़ी तकलीफ हो रही है एक सर्टेन अप रैली देने में इस पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर इस प्राइस को पुश किया जा रहा है नीचे की ओर। या ये मान लो कि यहाँ पर सप्लाई तो ज्यादा आ रही है लेकिन डिमांड उतनी नहीं आ पा रही, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ देर कंसेंट्रेशन होने के बाद ये शेयर नीचे की ओर चला जाता है, राइट। तो इस लेवल को हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इस पॉइंट से हमें एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट करना चाहिए और डाउन ट्रेंड यहाँ पे एक आया भी, राइट। ये रेड कैंडल्स आप देख रहे होंगे, ये डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो अब आप देख पा रहे हो यही लाइन अब सपोर्ट का भी काम कर रही है। जब यहाँ से जब शेयर का प्राइस नीचे आया और फिर ऊपर गया, इस लेवल को तोड़ा और इसी लेवल पर आकर फिर सपोर्ट भी लेने लग गया और जो रेजिस्टेंस इसने बनाने शुरू करे बाद में वो इस लेवल पर आ गए, राइट। तो सपोर्ट अब यहाँ पर है। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है और जो अब नया रेजिस्टेंस बन रहा है वो आगे सपोर्ट बन सकता है जब ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा, राइट। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें, जब आपको डाउन ट्रेंड की एक एक्सपेक्टेशन थी, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे शेयर डाउन जाने की कोशिश कर रहा था, फिर ये थोड़ा अप गया, फिर डाउन गया, फिर यहाँ पर डिमांड की कंसेंट्रेशन हो गई, राइट। मतलब ये है यहाँ पे डिमांड तो बहुत है पर सप्लाई नहीं है इतनी, और सप्लाई ना होने की वजह से ये शेयर ऊपर नहीं जा पा रहा, राइट। अब इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे डिमांड की तो कंसेंट्रेशन बढ़ चुकी है, राइट। और इसी लेवल पर हमने डाउन ट्रेंड को भी रोका हुआ है, मतलब जितनी भी सप्लाई है उसके लिए डिमांड तो काफी ज्यादा है, इसलिए ये इस लेवल को ब्रीच नहीं कर पा रहा है, यानी तोड़ नहीं पा रहा है। नाउ जब सप्लाई ज्यादा आने लगेगी और डिमांड हमारे पास ऑलरेडी है, ये शेयर फिर ऊपर जाने लग जाएगा, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जब भी आपके एसेट्स या सिक्योरिटीज यानी शेयर्स का अगर प्राइस गिरेगा तो इन शेयर्स की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे इस पॉइंट पे यहाँ पे गिरा शेयर का प्राइस, तो इधर डिमांड ज्यादा आएगी और फिर ये ऊपर जाने लग जाएगा। इस लेवल पे भी डिमांड की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी क्योंकि प्राइस गिरा हुआ था, और अगर आप देखोगे इस प्राइस पर पहले भी सपोर्ट लेके ये शेयर चल रहा था, तो यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड आई और जैसे ही डिमांड आने लगी तो ये एक सपोर्ट जोन बना लिया, और जैसे ही फिर सप्लाई बढ़ेगी तो ये डिमांड फुलफिल हो जाएगी और शेयर फिर ऊपर जाएगा,
और अगर हम बात करें रेजिस्टेंस के जोन की, यानी ये रेजिस्टेंस, ये एक जोन बन सकता है, इसे आप रेजिस्टेंस का जोन भी कह सकते हो। अब इस पॉइंट पे सेलिंग देखने को मिलती है और स्पेशली ट्रेडर लोग इसमें इस पॉइंट पे सेलिंग करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस में इंक्रीज उन्हें मिल चुका है और इस लेवल पर वो सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने के बाद शेयर का प्राइस फिर नीचे की ओर जाता है। नाउ जैसे ही आपने एक एरिया या जोन बना लिया है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, अब प्राइस के जो लेवल हैं वो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट दे देंगे। मतलब ये है कि जैसे ही प्राइस आपका सपोर्ट के लेवल पर पहुंचे या फिर रेजिस्टेंस पे पहुंचे तो प्राइस दो तरीके से अपनी मूवमेंट आगे की डिसाइड करेगा। या तो ये हो सकता है कि यहां से बाउंस बैक करे सपोर्ट के लेवल से, या फिर रेजिस्टेंस के लेवल से बाउंस बैक करे, या हो सकता है उसी लेवल को ये वॉयलेट कर दे और उस लेवल को ये तोड़ के या तो ऊपर की ओर निकल जाए या फिर नीचे की ओर निकल जाए। ना दो टाइप की सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। पहला है स्टैटिक सपोर्ट, तो आप ये देख पा रहे हो स्टैटिक है सपोर्ट, मतलब ये पैरेलल लाइन है और कांस्टेंट है, राइट। और एक होता है डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। नाउ डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे एक 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन पे सपोर्ट लेना और ये सब, तो ये हम आगे देख लेंगे। तो अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को। तो मैं आपको एक चार्ट पे लेके चलता हूं और वो चार्ट है बर्जर पेंट्स का। तो अगर हम अब मैं आपको फिर डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी बता देता हूं। आप ये देख रहे हो ये 44 डे की मूविंग एवरेज की लाइन है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। पर इस लाइन पे अगर आप देखो ये सपोर्ट ले रहा है इस लाइन पर, राइट। यहाँ पे प्राइसेस ने सपोर्ट लिया तो ये लेवल पे भी बाय करा जा सकता है और यहाँ से फिर शेयर ऊपर की ओर गया। तो ये डायनामिक सपोर्ट का एक उदाहरण है। अब हम बात कर लेते हैं इसी लाइन के ऊपर ही। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हम पहले एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। उसके लिए मैं मंथली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे अगर आप देखो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। तो अगर हम ये देखें, ये एक अच्छा सपोर्ट लगता है इस लेवल पर अगर मैं बनाऊं, तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर पहले प्राइसेस रेजिस्टेंस को फेस कर रहे थे और फिर प्राइसेस नीचे की ओर गए, फिर इस लेवल पर रेजिस्टेंस उसे मिला लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया प्राइसेस ने और ये बैक टू बैक आप ग्रीन कैंडल्स देख पा रहे हो, तो ये ऊपर की ओर चला गया, राइट। तो फिर ये शेयर ऊपर की ओर गया, उसके बाद सेलिंग का इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगा, राइट, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने लगा और फिर ये बैक टू बैक आप ग्रीन कैंडल्स बैक टू बैक आप रेड कैंडल्स देख पा रहे हो और ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स क्लियरली डाउन ट्रेंड को की ओर हमें इशारा दे रही हैं। इस लेवल पे फिर आकर यहाँ से फिर अच्छी बाइंग आनी शुरू हो गई, राइट। इस लेवल पे अगर आप देखोगे कुछ देर तक यहाँ पर तो कॉन्सेंट्रेशन थी सप्लाई की, इधर है कंसेंट्रेशन डिमांड की, राइट। इस लेवल पे डिमांड बढ़ने लगी और उस वजह से प्राइस ऊपर की ओर जाने लगे और ये वॉल्यूम में भी आपको दिख जाएगा। तो अगर आप वॉल्यूम में देखो, यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए 26.5 मिलियन के, मतलब इस मंथ के लिए, राइट। इसमें हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है क्योंकि हमने मंथली चार्ट लोड कर रखा है। मैं यहाँ पर एक वीकली चार्ट पे अब आपको ले जाता हूँ ना। कुछ इंटरप्रिटेशन हम वीकली चार्ट पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चैनल बनाने की कोशिश करूंगा, या चैनल नहीं, यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं पहले। तो मैं ये टॉप लूंगा इस कैंडल का और ये आप देख पा रहे हो डाउन ट्रेंड में है ये स्टॉक। इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स ये लोअर बॉटम्स बनाता हुआ नीचे जा रहा है, राइट। अब इसमें रिवर्सल आया या नहीं आया ये देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस वाले पॉइंट को ले लेता हूं और एक हम इस लेवल को भी सपोर्ट ले सकते हैं, राइट। इस लेवल पे भी आप देख रहे हो कि प्राइसेस ने सपोर्ट लिया और यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस भी इसने फेस करी हल्की सी। नाउ इसमें देखो एक सेट पैटर्न के हिसाब से ये शेयर परफॉर्म कर रहा है इस चैनल के अंदर। तो यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, ये वीकली कैंडल है, तो ये नीचे की ओर गया, यहाँ से फिर बाइंग आई, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ फिर नीचे की ओर जाता हुआ यहाँ से फिर बाइंग आई, फिर ये अपने रेजिस्टेंस को हिट करता है और ये काइंड ऑफ एक डायनामिक रेजिस्टेंस आप कह सकते हो क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जैसे ये लेवल्स हमने जो पहले बनाए थे ये फिक्स लेवल्स हैं, राइट, एक फिक्स प्राइस पर। अब इधर जब ये इस ऊपर वाली लाइन को हिट करा वहां से सेलिंग हुई, राइट, और नीचे आते ही फिर बाइंग होनी शुरू हो गई। नाउ ये इस लाइन को तो ब्रेक कर चुका है, राइट, और यहां पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं इस रिवर्सल को सक्सेसफुल तभी मानूंगा
जब ये इस लाइन को भी ब्रेक कर दे और यहां पे बेस बनाना शुरू कर दे, राइट। क्योंकि हो सकता है ये आगे अभी नीचे भी चला जाए और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल ना हो। तो अभी इसे इस लेवल को भी क्रॉस करना चाहिए जो कि अराउंड 700 का है। बाकी काफी अच्छे डिस्काउंट पे ये अभी भी अवेलेबल है बाइंग के लिए, राइट। तो ये था सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस के बारे में। वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम बताता है कि कितने शेयर्स ने एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन में, यानी इस केस में अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में कितने शेयर्स ने अपने मतलब कितने शेयर्स एक्सचेंज हुए, राइट। तो कितने शेयर्स एक्सचेंज हो रहे हैं एक टाइम फ्रेम में, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो ये बता रहे हैं 10.4 मिलियन, राइट। ऊपर की ओर आप देख पा रहे हो यहां पर इधर वॉल्यूम रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर आपको बड़े बड़े बार्स ये दिख रहे हैं उस पर अच्छी खासी वॉल्यूम दिखेगी, और छोटे छोटे बार्स दिख रहे हैं तो कम वॉल्यूम वाले वीक्स रहे, राइट। तो अगर मैं इस वाले पे आ जाऊं तो इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हो वॉल्यूम है 4.47 मिलियन की, और इस दिन बाइंग हुई थी अच्छी खासी। इससे प्रीवियस वाले पे देखे तो अच्छी खासी सेलिंग हुई है, शेयर नीचे की ओर गया था। और बैक टू बैक के 4 वीक्स आप देख रहे हो, ये 4 कैंडल्स, जैसे 1 2 3 4 और ये 5वीं भी। तो बैक टू बैक एक महीना यानी 4 वीक्स ये लगातार गिरता रहा और सेलिंग इसमें एग्रेसिवली चल रही थी। तो इससे आपको पता लगता है कि कितने शेयर्स एक्सचेंज हुए एक पर्टिकुलर वीक में। यही मैं अगर डेली चार्ट पे ले जाऊं तो इसमें हर वॉल्यूम का जो बार है वो रिप्रेजेंट करेगा कि कितने शेयर्स एक्सचेंज हुए एक पर्टिकुलर दिन में, और मंथ के लिए एक पर्टिकुलर मंथ में। तो वापस से मैं वीकली टाइम फ्रेम में आ जाता हूं, और वॉल्यूम की अगर हम बात करें ये बायर्स के एंथुसियाज्म को रिप्रेजेंट करता है, बायर्स और सेलर्स के एंथुसियाज्म को। ना एक चीज नोट करने वाली ये भी है कि जो भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम पॉइंट किसी भी ट्रेंड का, वहां पर ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाती है, यह ह्यूज वॉल्यूम आपको मिलेगी। जैसे इस कैंडल पे देखो यहाँ पे 6.25 मिलियन की वॉल्यूम देखने को मिल रही है। और यही अगर हम कोई एक डाउन ट्रेंड का पॉइंट लें, जैसे कोविड के टाइम के अगर आप पॉइंट्स देखो तो वॉल्यूम देखो कितनी ज्यादा है, 9.5 मिलियन के आसपास। तो बाइंग काफी एग्रेसिव होती है जब शेयर आपको पिटा हुआ दिख रहा हो और आपको उम्मीद हो कि ये ऊपर जा सकता है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे लिखना ना भूले कि आपने ये वीडियो लाइक करा या नहीं करा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक सेपरेट वीडियो में हम चार्ट के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।